गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इसके आज हम पक्षमाभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने कसाभी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था। अमीबी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका था, जो मनुष्य की आंत में आपने देखा था कि अमीबी पेचिस नामक रोग उत्पन्न कर रहा था। दूसरा था आपका कसाभी प्रोटोजोआ, जो मनुष्य में निद्रालु नामक व्याधि रोग उत्पन्न करता है। उसका एग्जाम्पल था ट्रेपैनोसोमा। आज हम पढ़ेंगे पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ बच्चों क्या होते हैं? पक्षमाभ क्या होता है पहले जान लीजिए कि पक्षमाभ जो होता है वो जीव में ऐसे छोटी छोटी असंख्य रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, बाल जैसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? पक्षमाभ बोलते हैं। और पक्षमाभ के कारण ही पैरामीशियम जो होते हैं वो गति करते हैं, यानी जो पक्षमाभ होते हैं ये गति करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जलीय तथा स्वच्छ तालाबों आदि में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर पक्षमाभ पाए जाते हैं जो इनको गति प्रदान करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये अत्यंत सक्रिय गति वाले जीवधारी होते हैं बच्चों, अत्यंत सक्रिय गति वाले, क्योंकि इनमें कई सारे क्या होते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक और दूसरा छोटा केंद्रक। ठीक है ना, एक बड़ा केंद्रक दूसरा छोटा केंद्रक होता है। पैरामीशियम में भी संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। आपको पता है कि संकुचनशील रिक्तिका का काम क्या होता है? संकुचनशील रिक्तिका का काम क्या होता है? परासरण नियमन करना, क्योंकि ये स्वच्छ जल में रहते हैं। तो जल की मात्रा को अधिक हो जाए तो उसको बाहर निकालना, और जल की मात्रा कम हो जाए तो उसको क्या करना? अंदर लेना। तो ये परासरण नियमन का कार्य होता है। तो संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है? परासरण नियमन करती है। पैरामीशियम में एक गुहा होती है जिसके कारण भोजन शरीर में प्रवेश करता है। देखिए पैरामीशियम यहाँ पर एक गुहा होती है, यहीं से क्या करता है? भोजन क्या करता है? प्रवेश करता है। और खाद्यदानी में, ये खाद्यदानी होती है, जाकर क्या होता है? यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ पर ये देखिए आपका जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। ये बच्चों आपकी एक मिनट देख लीजिए, ये आपकी पक्षमाभी प्रोटोजोआ की आकृति है। ये आपके पैरामीशियम का चित्र है जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। मैंने बताया कि इसके शरीर पर पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक बड़ा केंद्रक, दूसरा इसमें छोटा केंद्रक पाया जाता है। शरीर में संकुचनशील क्या होती है? रिक्तिका होती है, जो क्या करती है? भोज्य पदार्थों को क्या करती है? ये संकुचनशील रिक्तिका है दोनों बच्चों। ये क्या करती है? परासरण नियमन का कार्य करती है। मुख गुहा से भोजन आता है जो खाद्य धानी में क्या होता है? संचित होता है, और वहीं से क्या होता है? कोशिका का पाचन हो जाता, यानी भोजन का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोआ। ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं बच्चों? परजीवी होते हैं, यानी परजीवी का मतलब अपने जीवन के लिए क्या होते हैं? दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बच्चों ये क्या होता है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। बच्चों एक होता है वाहक और एक होता है रोग उत्पन्न करने वाला। तो जो रोग उत्पन्न करता है और वाहक क्या करता है? उस रोग को दूसरी जगह से ले जाता है। देखिए प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है वो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इसको ले जाने का काम कौन करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो आप सुनते होंगे मलेरिया रोग हो गया तो कैसे हो जाता है? जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है उसके लार में क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम क्या होता है? बैठ जाता है जाकर, और जब वो मनुष्य के ऊपर जाकर मच्छर बैठता है तो वो क्या होता है? रोग को फैला देता है। यानी रोग कौन उत्पन्न कर रहा है? प्लाज्मोडियम, लेकिन उसको फैला कौन रहा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये है आपके स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जगत के बारे में हम पढ़ेंगे कवक फंजाई जगत। ठीक है ना। कवक बच्चों कैसे होते हैं? इनको परपोषी जीव के अंतर्गत रखा गया है। परपोषी जीव यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको परपोषी जीव कहते हैं। क्यों परपोषी होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाते। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रकल आदि पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, यानी ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है। कवक बच्चों क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। वो लगभग सब जगह पाए जाते हैं, जैसे आपके अचार पर, गीली वस्तु पर, ठीक है ना,
दीवारों पर यानी नमी स्थानों पर, यानी कवक जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। ये पादप पर सहजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी मतलब कि ये अगर किसी पादप के साथ रहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ लाभ देते हैं और उस दूसरे से कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं। परजीवी मतलब कि अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य छत्रक, आपने देखा होगा मशरूम तथा सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे भी क्या होते हैं, परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। ये नम रोटी, अचार, सड़े हुए फलों आदि पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, कवक की संरचना। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कवक का जो शरीर होता है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होता है, यानी एक कोशिका से तथा बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कवक सूत्र मिलकर कवक की रचना बनाते हैं। कई सारे सूत्र होते हैं और वो आपस में मिलकर, इनको हम बोलते हैं कवक सूत्र, और यही आपस में मिलकर कवक का निर्माण करते हैं। और जब कवक सूत्र आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कवक जाल बोलते हैं। कभी आप कवक उठाइए, कभी आप कोई फंगी उठाइए तो देखिए एकदम रुई की जैसी पतली पतली धागे नुमा क्या होगी, संरचना आपको दिखाई देगी, जिसको हम कवक सूत्र बोलते हैं। और यही कवक सूत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, कवक जाल बोलते हैं। और कवक जाल को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम भी कहते हैं। एक कोशिकीय कवक का एग्जाम्पल बच्चों क्या है, ईस्ट। कवक सूत्र बच्चों जो होता है, ये जो आपका कवक सूत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पट्टीय कवक सूत्र, दूसरा होता है अपट्टीय कवक सूत्र। मान लो ये कवक की संरचना है बच्चों, ठीक। तो जो पट्टी कवक सूत्र होगा उसमें ऐसे क्या होगा, सारे केंद्रक, सारे भाग क्या होंगे इसके, अलग अलग होंगे, यानी हर भाग में एक केंद्रक, यानी सारे भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पट्टीय कवक सूत्र। दूसरा है आपका अपट्टीय कवक सूत्र। अपट्टीय कवक सूत्र में आपको इस प्रकार की पट्टिका दिखाई देगी नहीं, सारे केंद्रक क्या हैं, एक साथ क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपट्टी कवक सूत्र। और कवक सूत्र क्या होती है, एक पतली धागे नुमा संरचना, और यही कवक सूत्र आपस में मिलके कवक जाल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, कवक में जनन। ठीक है ना बच्चों, तो कवक में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन, कायिक जनन तथा लैंगिक जनन तीनों प्रकार से होता है। एक बात बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है वो प्रायः बहुत ही कम होता है, लेकिन कायिक जनन और अलैंगिक जनन कवक में मोस्टली होता है। तो चलिए कवक में देखते हैं वर्धी जनन या कायिक जनन। तो वर्धी जनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है ना, मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो कायिक जनन कैसे होता है कि मान लो ये कोई कवक है, मान लो ये ईस्ट है, ठीक है ना, तो वर्धी जनन में मैंने आपको मुकुलन में प्रोसेस में बताया है कि वर्धी जनन किस प्रकार होता है। ये आपका कवक है, कवक के कोई भाग से उभार निकल आया, ठीक। उभार निकलने के बाद इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से एक कवक से क्या होते हैं, दो कवक क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यानी एक मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में उभार आया, ये भाग टूटकर अलग हो गया, ठीक है ना, तो एक कोशिका से दो कोशिका, यानी एक कवक से दो कवक प्राप्त हो गए। और जनन की प्रक्रिया होती क्या है कि अपने जैसे समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या होती है, जनन होती है। तो ये क्या होता है, जनन हो गया, मुकुलन विधि द्वारा जनन हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, विभाजन द्वारा। तो विभाजन कैसे होता है कि मान लो ये कवक है, ठीक, तो कवक है, कवक में केंद्रक है, ठीक, तो कवक में केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक के विभाजन के बाद धीमे धीमे क्या होगा, इसमें कोशिका का विभाजन हो जाएगा। तो आपने देखा एक केंद्रक से, एक कोशिका से दो कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया, यानी एक ही मात्र कोशिका से, ठीक है ना। ये कैसा जनन होगा, एक प्रकार का अलैंगिक जनन यानी कायिक जनन होगा, यानी उसी की कोशिका से, इसमें मादा और नर की जरूरत नहीं पड़ रही है। और क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है और बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका क्या होती है, बन जाती है। एक कवक से दूसरे कवक का, यानी एक इष्ट से दो इष्ट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये भी क्या होता है, कवक में एक प्रकार का जनन होता है। चलिए एक बार देख लीजिए, पहले केंद्रक विभाजित होकर कोशिका विभाजित होता है, ठीक है ना, ये ईस्ट में। फिर मुकुलन द्वारा भी आपको पता है, दो बना मुकुलन द्वारा कैसे होता है कि ये एक ईस्ट है, ईस्ट में थोड़ा उभार हुआ, उभार से फिर केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक से फिर क्या हो गया, अलग कोशिका, फिर एक नए ईस्ट का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए,
मातृ कोशिका के शरीर पर एक उभार होता है या मुकुल बढ़ता है। इसके बाद इसमें केंद्र का विभाजन होता है। केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इस प्रकार से नए ईस्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। ये मुकुलन विधि द्वारा था और ये विभाजन आपका कैसा था, ये विभाजन आपका ईस्ट वाला, यानी ईस्ट में विभाजन विधि द्वारा क्या था, कायिक प्रजनन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बच्चों आपको पता है कि इसमें नर और मादा की जरूरत होगी नहीं। ठीक, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनोडिया कहते हैं। बच्चों क्या होता है कि अलैंगिक जनन कवक में क्या होता है, जब कवक को लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, मरने वाले हैं, यानी जब ताप अधिक हो जाता है तो मरने से पहले वो क्या करते हैं, बीजाणु में बदल जाते हैं ताकि कवक क्या हो, अपनी जो कवक है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। अगर कवक पूरे नष्ट हो जाएंगे तो क्या कवक की प्रजाति आगे बढ़ेगी, नहीं। तो जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी जैसे ही उनको क्या होती है, जीने में कठिनाई होती है, वो जो कवक होते हैं अपने आप को बीजाणु अवस्था में क्या होते हैं, बदल लेते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है ये बीजाणु क्या होते हैं, वापस दूसरे कवक में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रकार से कवक में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। चलिए एक बार देखते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जिसे कोनोडिया कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये कवक जाल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कोनोडिया का निर्माण कोनोडिया फोर, कोनोडिया घर में होता है। एग्जाम्पल कोनोडिया में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम। ठीक, पेनिसिलियम में ये कोनोडिया पेनिसिलियम में क्या होता है, उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम बच्चों क्या है, एक प्रकार का कवक है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कवक में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आपको पता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में मिलने से होता है। जब नर युग्मक कवक के और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो नए कवक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कवक में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन और वर्धी जनन को आपने पढ़ा। चलिए युग्मक बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समयुग्मकी, दूसरा आपका होता है विषमयुग्मी, तीसरा आपका होता है असमयुग्मकी। समयुग्मकी बच्चों नाम से स्पष्ट है कि दोनों नर तथा मादा युग्मक क्या हो, आपस में समान हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम, इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। विषमयुग्मकी ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई नर युग्मक मादा युग्मक, जैसे मान लो ये नर युग्मक है, इसमें फ्लैजनल निकला और ये मादा युग्मक है, इसमें फ्लैजनल निकला। ये देखने में भी समान हो और आकार में भी समान हो तो कैसा होगा, समयुग्मकी। ठीक, और विषमयुग्मकी में मान लो एक दो समान, इसमें कसाभिका है और इसमें कसाभिका नहीं है तो ये कैसा होगा, विषमयुग्मकी। असमयुग्मकी में देखने में तो समान हो लेकिन आकार में क्या हो, समान ना हो। देखो मान लो ये नर है और ये क्या है आपकी मादा, तो देखने में तो देखो बच्चों ये दोनों ही क्या हैं, समान हैं, गोल हैं, लेकिन इनका आकार क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, असमयुग्मकी। ठीक है ना, ये युग्मक के प्रकार। बच्चों प्लाज्मोगैमी एक टॉपिक है आपका और केंद्र संलयन। प्लाज्मोगैमी में बच्चों क्या होता है, दो चल तथा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होते हैं उनका जब संलयन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। और जब दो केंद्रकों का संलयन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र संलयन। थैंक यू बच्चों। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे, कवक को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।